नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया? और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने अभी तक अपने 4 वीडियो सेंड किए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। और ये सारी चीज़ें एक बार अपनी कंप्लीट हो जाएँगी तो फिर अपन इसको न न रिवाइज़ भी करेंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया, ख़त्म कर दिया। इसके फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, एमसीक्यूज़ लेकर आऊँगी, अपन वो सॉल्व करेंगे। और आरएस मेंस में भी किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उस पे चर्चा करेंगे, ठीक है? इसके अलावा आरएस के अलावा राजस्थान पुलिस में या फिर और भी राजस्थान की जितनी भी सर्विसेज़ हैं, जिसके लिए राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए किस-किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उसके एक एमसीक्यूज़ तैयार करूँगी मैं। फिर अपन एमसीक्यूज़ भी करेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैंने एक रटा-रटा या थीम आपको पढ़ा दिया और उसके बाद में मैंने अपना वीडियो ख़त्म कर दिया, है ना? तो ऐसा नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा कि सिर्फ़ मैंने आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा दिया, बाकी एक टॉपिक कोई दूसरा और कंप्लीट करा दिया किसी सब्जेक्ट का और मैं अपना ख़त्म कर दूँगी। तो मैं केवल यूट्यूब पे ही पढ़ाऊँगी। सारे सब्जेक्ट फ्री में होंगे, साइंस और मैथ्स को छोड़ के, क्योंकि वो उसमें मेरा हाथ थोड़ा तंग है ना? तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सारी यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल करवा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गँवाए अपन वापस से अपने स्टडी की तरफ मुड़ते हैं। तो कल मैंने आपको वैदिक काल बताया था। वैदिक काल में मैंने आपको बताया वेद क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, वेदों का मतलब क्या होता है, वेदों का संकलन किसने किया, ठीक है? उसके वेदों के 4 पार्ट पढ़े हमने। उनके 4 पार्टों में उनके कौन-कौन से ब्राह्मण हैं, ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण हैं, ठीक है? यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं। फिर हमने उपनिषद पढ़े, ठीक है? और फिर उस उपनिषदों के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सारी हमने कल डिटेल में पढ़ा था, ठीक है? उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल के बाद में फिर हम इसको और 2 पार्टों में पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल की बात करें तो जो इसका टाइम पीरियड है, ये भी 1500 से 1000 बीसी के बीच का टाइम पीरियड है, ठीक है? ये टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो टाइम पीरियड है, विंटरनिस्ट ने अपने समय काल का निर्धारण किया था, उन्होंने किया था, ठीक है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसके अंदर नोट डाउन नहीं किया है ना? कि किसने किया, क्या किया, ठीक है? तो अब आपसे पूछा जा सकता है आर्य शब्द का अर्थ क्या है? क्या होता है आर्य शब्द का मतलब, ठीक है? तो आर्य शब्द का मतलब होता है कुलीन या भद्र पुरुष, ठीक है? और आर्य को कहाँ से माना गया है कि इनकी स्थिति कहाँ से थी, आर्य आए कहाँ से थे? तो आर्य को जो सर्वमान्य मत है ना, वो तो बता रखा है कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। पर बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि आर्य जो है नॉर्थ पोल से आए थे, ठीक है? इनकी किताब है आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदास, उसके अंदर इसके बारे में बता रखा है। उसके बाद में बात करें दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं, क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है? क्वेश्चन यही बनता है कि किसके अकॉर्डिंग जो है आर्य जो है तिब्बत से आए थे। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। किसके किसके आधार पे कहा जा सकता है कि आर्य उत्तर ध्रुव से आए थे, ठीक है? तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें कहाँ का बताया? उत्तर ध्रुव से बताया है। और दयानंद सरस्वती ने कहाँ से बताया कि आर्य कहाँ से आए हैं? तो तिब्बत से आए हैं। फिर आपसे सर्वमान्य मत जो मैंने बताया कि मध्य एशिया से आए हैं, वो किसने दिया है? मैक्स मूलर जो है, ठीक है? उन्होंने बताया कि आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। एक क्वेश्चन और बनता है कि जर्मनी से किसने बताया कि जर्मनी से आए थे? तो पेनका व हर्ट हैं, उन्होंने बोला था कि आर्य लोग कहाँ से आए हैं? जर्मनी से आए हैं। अब उसके बाद में बात करें, ऋग्वेद काल में सबसे ज़्यादा उल्लेख जो है सिंधु नदी का किया गया है। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा उल्लेख है तो कैसी नदी होगी ये? इम्पोर्टेंट नदी होगी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे सॉरी ऋग्वेद काल की सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो होगी वो कौन महत्वपूर्ण नदी है, वो कौन सी है? सिंधु नदी है। पवित्र नदी की बात करें, ध्यान रखना महत्वपूर्ण नदी की बात करता है या सबसे ज्यादा उल्लेख पूछता है कौन सी नदी का है, तो आप क्या बताओगे? सिंधु नदी बताओगे। पवित्र नदी की बात करता है कि पवित्र नदी कौन सी थी, तो सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता था उस समय? नदी तमा के नाम से जाना जाता था। नदी तमा का उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो है नदी तमा शब्द का उल्लेख हमको मिलता है। और नदी तमा किसे कहा जाता था? सरस्वती नदी को, जो कैसी नदी थी ऋग्वेद काल में? पवित्र नदी के रूप में है, जाना जाता है इसको।
फिर उसके बाद में कुछ नदियाँ आती हैं, जैसे गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का जो उल्लेख है, गंगा या सरयू नदी, एक सरयू नदी भी है, ठीक है। गंगा नदी का उल्लेख एक बार है और यमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार हमें मिलता है। फिर और भी कुछ नदियां हैं जिनका उल्लेख हमें जो है ऋग्वेद काल में देखने को मिलता है। अफगानिस्तान की नदियां हैं कुंभा, जिसको काबुल, कुब्रू, कुर्रम, सुवास्तु, स्वास्त और गोमती को गोलम कहा जाता था, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपसे क्रॉस चेक करवा लेते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड टीचर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके पास इतिहास विषय रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियोस हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपके लिए ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं, जो कि आपको बिल्कुल बिना किसी पेमेंट के सिर्फ आपको देखना है, ठीक है। अपना समय जो है बेफालतू की रील्स वगैरह देखने में, टाइम वेस्ट करने में ना लगा के हम पढ़ाई पे ध्यान दें, तो वो हमारे लिए आगे ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए लेक्चर नहीं झाड़ती हूँ, ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे। तो अफ़गानिस्तान की कौन-कौन सी नदियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, तो कुंभा, जिसको काबुल बोला जाता था, कुब्रू, कुर्रम, सुवास्तु, स्वास्त, गोमती को गोलम। उसके बाद में बात करें, ऋग्वेद में सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो सिंधु नदी की 5 सहायक कौन-कौन सी नदियाँ हैं? झेलम, चिनाब, सतलज, रावी और व्यास, ठीक है। तो इनके नाम क्या-क्या थे उस समय? झेलम को वितस्ता बोला जाता था ऋग्वेद काल में, चिनाब को अस्कनी बोला जाता था, ठीक है। सतलज को शत्रुदी बोला जाता था, रावी को परूषणी बोला जाता था और व्यास को विपाशा बोला जाता था। तो ये क्रॉस करवा लेते हैं आपसे कि कौन सा कथन सही है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपसे मैच करवा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। उसके बाद में बात करें, पर्वत की बात करें, तो केवल एक ही पर्वत का उल्लेख किया गया है, हिमालय पर्वत है, पर उस समय उसका नाम हिमालय नहीं होकर क्या नाम था? मुजवंत, ठीक है। मुजवंत का नाम देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में ये तो हो गया हमारा, हम क्या पढ़ा अभी हमने, वैदिक काल में, ऋग्वेद काल में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद में हम राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि ऋग्वेद काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो कबीला ही राज्य के रूप में होता था। जैसे आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, कोई कबीले का सरदार होता था, ठीक है। तो उस मतलब वैसा तो नहीं, पर फिर भी हाँ, कि एक कबीला होता था और उस कबीले के राज्य के रूप में एक राजा होता था जो उस कबीले को संभालता था, ठीक है। राज्य को जन कहा जाता था, तो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है, जन का मतलब किसको संबोधित किया जाता था? राजा को किया जाता था, राज्य को किया जाता था, ग्राम को किया जाता था, ठीक है। या फिर कोई आपकी सेना में से किसी का कुछ नाम दे देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन कुछ भी दे देगा। तो राज्य को जन कहा जाता था और राजा का पद गरिमा में पूर्ण नहीं होता था, ठीक है। कबीले का सरदार होता था एक तरीके से, उसी तरीके से होता था, कोई गरिमापूर्ण उसका पद नहीं था, ठीक है। राजा कैसे होते थे? राजा को गोप कहा जाता था या जनस्य गोप कहा जाता था। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, राज्य को जन कहा जाता था और राजा को क्या बोलते थे? गोप या जनस्य गोप बोला जाता था। ऋग्वेद काल के अंतिम समय गोप का पद वंशानुगत हो गया था। मतलब ऋग्वेद काल का जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड था, उस समय राजा का पद वंशानुगत नहीं था, पर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे टाइम पीरियड बढ़ता और ऋग्वेद काल का सॉरी ऋग्वेदिक काल जो है उसका जो अंतिम समय आता है और उत्तर वैदिक काल का स्टार्टिंग जो हम मानते हैं, वहां से राजा का पद वंशानुगत होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी, ठीक है। और ऋग्वेद काल में यायावरी, खानाबदोश और गुमंतुक जीवन जीते थे। यहाँ पे हो गया, फिर जैसे चले गए, जैसे कबीलाई लोग करते हैं, बिल्कुल सेम उसी टाइप का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। पशुपालक होते थे, अधिकतर लड़ाइयाँ भी जानवरों के लिए ही हुआ करती थी, ठीक है। तो आपको खुद से पता चल रहा है कि पशुपालक थे तो मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो चलते रहते थे। कृषि अगर कृषिकालीन व्यवस्था होती अगर, तो शायद एक जगह रह के और स्थिर होते, ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा हमने, है ना। पर ये कैसे थे? पशुपालक थे। उसके बाद में बात करें, राज्य का प्रमुख राजन कहलाता था, ठीक है। सबसे नीचे ग्राम होता था जिसका प्रमुख ग्रामीणी, विश विशपति कहलाता था और जन राजन कहलाता था। राजा का मुख्य सहयोगी पुरोहित होता था जो सपोर्ट करता था, ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण सहयोगी सेनानी होता था। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो स्पर्श का मतलब होता था, जासूस जो होते थे उस समय के, उनको स्पर्श कहा जाता था, ठीक है। वाजुरपति गोचर भूमि की जो देखरेख करता था उसको क्या बोला जाता था? वाजुरपति बोला जाता था। और रत्नी किसको बोलते थे?
राजा के जो मंत्री होते थे उनको रत्नी कहा जाता था। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। राजनीतिक इकाइयों की बात करें तो जन का मतलब गोप, विश का विशपति होता था, ग्राम का ग्रामीणी होता था और कुल का कुलुप होता था। ठीक है, ये राजनीतिक इकाइयाँ होती थी। फिर 3 प्रकार की जो है आपकी संस्था होती थी। ठीक है, जो राजा की सहायता के लिए काम करती थी। ठीक है, इसमें सबसे प्राचीन तो हो जाएगी आपकी विदर्भ। ठीक है, सबसे प्राचीन जनप्रतिनिधि संस्था होती थी ये विदर्भ, और इसका प्रमुख जो कहलाता था वो ईशान कहलाता था। ठीक है, उसके बाद में होती थी आपकी सभा की बात करें तो सभा जो होती थी जन के वरिष्ठ और विद्वान लोगों की संस्था होती थी। वर्तमान में जैसे राज्यसभा है उसी तरीके से काम करती, समझाने के लिए है ये। ठीक है, और ऋग्वेद में इसका कितनी बार उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख किया गया है। तो सभा ध्यान रखना, किसकी संस्था थी आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो कंफ्यूजन इसमें होता है। ये तो जन सामान्य की होती थी, वो समिति होती थी, और वरिष्ठ और विद्वान लोगों की जो होती थी वो सभा होती थी, और प्राचीन किसकी होती थी? विदर्भ की होती थी। ये हमने पढ़ ली आपकी राजनीतिक स्थिति। उसके बाद में हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। कौन से पशु इंपॉर्टेंट थे भाई? गाय और घोड़ा मुख्य पशु होते थे। उसके बाद में कृषि इनका मुख्य व्यवसाय नहीं था। देखो मैंने आपको पहले बताया कि पशुपालक होते थे। कृषि अगर मुख्य व्यवसाय होता तो शायद एक जगह स्थिर होके, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई वैसे ही ये भी विकसित होती, पर ये उतनी विकसित नहीं थी। ठीक है, इसका विकास उत्तर वैदिक काल में होता है। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप हुई है ये। गाय को गवेष्टि के नाम से जाना जाता था, मतलब गवेष्टि का उल्लेख है। प्राय पशुओं के लिए ही युद्ध होते थे। गाय व युद्ध आपस में पर्यायवाची थे, मतलब मोस्टली जो युद्ध होते थे वो गाय के लिए ही होते थे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि युद्ध हुआ है तो किसके लिए युद्ध हुआ? गाय के लिए। इसलिए एक बात बोली गई है कि भाई गाय और युद्ध जो होते पर्यायवाची शब्द माने जा सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करें, युद्ध प्रिय लोग होते थे। ठीक है, खाना बदोश होते थे। खाना बदोश राजाओं को पशुओं का रक्षक कहा गया है। ठीक है, दान दक्षिणा में भी पशु दिए जाते थे। ठीक है, सबसे बड़ा दान माना जाता था, पशु दान माना जाता था। ईश्वर से अगर प्रार्थना होती थी तो वो भी पशु मांगने के लिए प्रार्थना होती थी। आज तो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये दे दो वो दे दो, पर उस समय के लोग केवल पशुओं को ही मांगते थे। भूमि का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, कि भाई भूमि के लिए होता था कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवकुल में पुरुष देवताओं की ही प्रधानता होती थी। परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक परिवार होता था और पुरुष के लिए मांग ज्यादा थी। देखो पितृसत्तात्मक है तो ठीक है ना, तो पुरुषों की मांग ज्यादा होती थी। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख मात्र 24 बार मिलता है। और कौन से ये ध्यान रखना, कौन से मंडल में मिलता है? चौथे मंडल में मिलता है। और कौन से कृषियों का ज्यादा उल्लेख है? जौ, गेहूं और चना का। ठीक है, उद्योग की बात करें तो देखो भाई कपास से ये लोग परिचित नहीं थे, इसलिए सूती वस्त्र नहीं थे यहाँ पे। चमड़ा, कताई, बुनाई, लकड़ी का उद्योग, बर्तन के उद्योग वगैरह ये देखने को मिलते हैं। व्यापार वाणिज्य का विकास नहीं था। देखो वही लड़ाई भिड़ाई जहाँ होती है वहाँ डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट करने के लिए शांति व्यवस्था बनानी रखनी पड़ती है, अच्छे से आपको अपना ना पैसा निवेश करना पड़ता है, तब जाके डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आए दिन लड़ाई हो रही है, पशुओं के पीछे लड़ाई हो रही है, तो व्यापार वाणिज्य कैसे डेवलप होगा? नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए व्यापार वाणिज्य डेवलप नहीं था। वस्तु विनिमय से ही व्यापार होता था। मुद्रा प्रणाली का विकास भी नहीं हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा क्या इस समय मुद्रा प्रणाली का विकास था? नहीं था। गाय या फिर निक्ष, निक्ष क्या होता था? सोने का हार होता था। आपसे पूछा जा सकता है निक्ष क्या है। ठीक है, सोने का हार, ये एक्सचेंज का एक मीडियम होता था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में व्यापार वाणिज्य का उल्लेख मिला है कि भाई, एक शतपथ ब्राह्मण जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसमें बताते हैं कि भाई व्यापार वाणिज्य का उल्लेख है। अब हम बात करें, हमने उद्योग पढ़ लिए, आर्थिक स्थिति पढ़ ली, हमने राजनीतिक स्थिति पढ़ ली, मेन नदियों वगैरह के बारे में पढ़ लिया कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति कैसी थी। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो भाई इस समय कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा आपका वर्ण हो जाएगा। ठीक है, आज की तरह नहीं है कि जन्म से राजपूत है तो राजपूत ही चलेगा आगे। ठीक है, जन्म से सिंधी है तो सिंधी चलेगा, वो चीज़ नहीं थी। अगर आप जैसा काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग काम होता, आप काम करते हो तो आपका वर्ण भी वैसे ही हो जाता था। ठीक है, तो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, जन्म आधारित नहीं थी। शूद्र शब्द का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे क्षत्रियों का काम जो है लड़ाई करना, ब्राह्मण का काम यज्ञ करना। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति उस समय जो है ज्ञान की बातें कर रहा है या फिर ज्ञान उस तरह का काम कर रहा है तो वो उस समय उसका जो कर्म होता था वो ही उसका वर्ण बन जाता था।
ठीक है, मतलब जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करें, गोत्र का कोई अस्तित्व नहीं था, जाति भेदभाव भी नहीं था। जब वर्ण व्यवस्था ही नहीं थी तो जाति व्यवस्था नहीं आई, जाति व्यवस्था नहीं आई तो भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, पितृसत्तात्मक परिवार होते थे, संयुक्त परिवार का प्रचलन था, दहेज प्रथा का प्रचलन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि वहतु का क्या तात्पर्य है। ठीक है, वहतु मतलब दहेज को बोला जाता था, स्त्री धन को बोला जाता था। ठीक है, आजीवक अविवाहित महिला को अमाजू कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, इसलिए मैं इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रही हूँ। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को शिक्षा का, संपत्ति का, राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। कुल मिला के बात करें तो महिलाओं की स्थिति यहाँ पे अच्छी थी। धार्मिक अनुष्ठानों की बात करें, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग भी लेने का अधिकार होता था महिलाओं को। उसके अलावा दास प्रथा, घरेलू दास रखे जाते थे, बहु विवाह, विधवा विवाह आदि का प्रचलन था। ऋग्वेद में अनार्यों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनार्यों में दस्यु आ जाएंगे, अनास, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस मतलब जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है पहले कभी, जब ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते थे उस समय की काम की चीज़ें हैं, क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें से, फिर भी आपको लगे तो एक बार आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद में बात करें धार्मिक स्थिति कैसी थी। धार्मिक स्थिति की बात करें तो प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे। ठीक है, मतलब जो भी पेड़ पौधे हैं, नदी है, जल है, ठीक है, सबको जो है पवित्र मानते थे और सबकी पूजा करते थे। मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, अतः मंदिर नहीं थे। ठीक है, मूर्ति पूजा भी नहीं थी और मंदिर भी नहीं थे। इंद्र सबसे प्रमुख देवता होते थे। इंद्र का उल्लेख अगर हम बात करें ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, 250 बार इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। दूसरा नंबर आता था अग्नि देवता का। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते थे, जब भी जो कोई यज्ञ वगैरह होता था तो अग्नि के माध्यम से ही आहुति दी जाती थी देवताओं को, तो इसलिए इनको मध्यस्थ माना जाता था, अग्नि को मध्यस्थ माना गया और दूसरा महत्वपूर्ण देवता जो है अग्नि को माना जाता था। 200 बार इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और तीसरा जो है वरुण देवता जो है, उनको तीसरे प्रमुख देवता थे। ठीक है, विश्व व्यवस्था का संरक्षक बोला गया है कि सारी जिम्मेदारी जो विश्व का संरक्षक है वो कौन है, वरुण देवता है। देवता की बात करें तो देवता 3 टाइप के देवता थे, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और धरती के देवता। धरती के देवता कौन हो जाएंगे, सोम और अग्नि देवता हो जाएंगे। ठीक है, ऋत की अवधारणा मेंस में क्वेश्चन बनता है, आरएस मेंस में, और एक आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछा जाता है कि ऋत क्या है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ऋत की अवधारणा क्या है, जगत की भौतिक, नैतिक और कर्मकांडीय व्यवस्था को ऋत कहा गया है। ठीक है, और वरुण को ऋत का संरक्षक बताया गया है। मतलब जग जो ये विश्व है उसका भौतिक, नैतिक और कर्मकांडीय व्यवस्था जो है वही क्या है, ऋत है, और इसका संरक्षक कौन है, वरुण देवता है। हीनोथिज्म एक थ्योरी आती है जो मैक्स मूलर ने दी है। ठीक है, वो बोलते हैं इसको कि ये अवधारणा जर्मन दार्शनिक मैक्स मूलर ने दी है। इनके अनुसार आर्य जिस समय जिस देवता की पूजा करते थे उस समय उसे ही सर्वोच्च देवता मानते थे और अन्य देवता पृष्ठभूमि में चले जाते थे। पृष्ठभूमि मतलब उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, इनका कहने का तात्पर्य, जैसे आज कई लोग हैं, कई लोग इस तरीके की करते हैं, आज भी करते हैं इस तरीके की, क्या सोमवार है शिव जी की पूजा कर लो, मंगलवार है हनुमान जी को पूज लो, बुधवार है गणेश जी को पूज लो, गुरुवार है बृहस्पति देवता को पूज लो, शुक्रवार है माता जी को पूज लो। ठीक है, शनिवार है शनि देवता को पूज लो। ठीक है, और रविवार सूरज भगवान को पूज लो। ठीक है, तो इसका तात्पर्य ये है कि जिस समय जो लोग आर्य लोग जिस देवता की पूजा करते थे वो तो मेन स्ट्रीम में आ जाते थे, बाकी देवता पीछे चले जाते थे। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहलाती है, हीनोथिज्म कहलाती है, और किसने दी है, मैक्स मूलर ने दी है। ठीक है, यज्ञ अनुष्ठान करते थे, परिवार का मुखिया ही यज्ञ कर देता था। ठीक है, जो मेन होता था, ऐसे ब्राह्मण ब्राह्मण का ऐसा नहीं था। ठीक है, आता था मेन व्यक्ति जो परिवार का मुखिया होता था वो यज्ञ अनुष्ठान कर देते थे। ये भौतिकवादी प्रकृति के थे, किसी फल प्राप्ति के लिए ही पूजा करते थे। आज भी अपन लोग यही करते हैं। ठीक है, कौन ऐसे याद करता है, बहुत कम लोग होंगे, 1% लोग ऐसे होंगे जो बिना बात के भगवान को याद करते होंगे, नहीं तो किसी का कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ से दुखी है ही है, तो वो रोज भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो। ठीक है, ये चलता रहता है। ठीक, तो उस समय भी लोग इसी टाइप के थे, भौतिकवादी प्रकृति के थे और फल प्राप्ति के लिए पूजा करते थे। जादू टोने टोटके का प्रचलन होता था। ठीक है तो ये हमारा हो गया ऋग्वेद काल। ठीक है, ऋग्वेद काल में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, ऋग्वेद काल में हमने पढ़ा कि भाई टाइम पीरियड एक तो इसका 1500 से 1000 BC के बीच में है।
आर्य कहाँ से आए हैं? तो दयानंद सरस्वती ने बोला कि भाई आर्य तो तिब्बत से आए हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने बोला पोलर से आए हैं, नॉर्थ पोल से आए हैं। पेहनका ने बोला जर्मनी से आए हैं। मैक्स मूलर ने बताया मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है। फिर नदियों की बात बताई हमने कि सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी को नदी तमा बोला जाता था। नदी सूक्त के ऋग्वेद के नदी सूक्त में इसका उल्लेख हमको मिलता है। फिर ऋग्वेद में 5 जो है सिंधु की सहायक नदियों का भी उल्लेख है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, मैच करवा सकते हैं आपसे। ठीक है। विपाशा व्यास नदी को बोलते थे। शत्रुधि सतलज को बोलते थे। वितस्ता झेलम को बोला जाता था। परुष्णी रावी को बोला जाता था। अस्कनी चेनाब और झेलम को चिनाब को बोला जाता था। ठीक है। फिर उसके बाद में हिमालय पर्वत जिसको मुजवंत बोला जाता था उसका भी उल्लेख है। गंगा नदी का 1 बार, ठीक है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ये सारा पढ़ा हमने। राजनीतिक स्थिति पढ़ी कि राजा होता था, वंशानुगत पद नहीं होता था स्टार्टिंग में, गरिमापूर्ण इसका जीवन नहीं होता था, कबीलाई संस्कृति थी, स्थायी सेना नहीं रखता था, 3 संस्थाएं होती थी, विदर्थ सभा और समिति, तीनों मैंने बताई। आपसे प्राचीनतम पूछ सकता है कौन सी है, वरिष्ठ और कुलीन की पूछ सकता है कौन सी है, और जनप्रतिनिधियों की पूछ सकता है कौन सी है। उसके बाद में मैंने बताया गुप्तचर के बारे में बताया कि गुप्तचर को स्पर्श कहा जाता था, वाजुपति गोचर भूमि का प्रमुख होता था। तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। फिर आर्थिक स्थिति बताई कि आर्थिक स्थिति कैसी थी। भाई इधर उधर घूम के जीवन व्यतीत करते थे, पशुपालन ही करते थे, पशुओं के लिए लड़ाई होती थी। कृषि के शब्द का तो मात्र 24 बार ही उल्लेख किया गया है। कोई मुद्रा प्रणाली नहीं थी, कोई वस्तु विनिमय नहीं होता, सॉरी वो सारा वस्तु विनिमय से ही होता था। और निक्ष जो है सोने का हार, उसी से विनिमय होता था। सामाजिक स्थिति बता दी, महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। ठीक है। 4 वर्णों में विभाजित था, पितृसत्तात्मक ही होते थे, है ना। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, बाल विवाह होता था, दास प्रथा थी, नियोग प्रथा प्रचलन था। ठीक है। ये सारी चीजें थी। उसके बाद में जो घर में जो अविवाहित, हमेशा अविवाहित रहती थी जो कन्या, ठीक है, और विवाह अध्ययन करने वाली जो विद्या अर्जन करती थी केवल, उसको अमाजू कहा जाता था। ठीक है। वह तो दहेज प्रथा को बोला जाता था। धार्मिक स्थिति बता दी मैंने आपको। ठीक है। उसके बाद में हमने देवता 3 टाइप के पढ़ लिए, हीनोथिज्म थ्योरी पढ़ ली। ठीक है। तो हमारा ऋग्वेद काल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए स्टार्टिंग में मुझे आप लोगों को बोलना पड़ेगा, ये लाइन भी बोलते हुए थोड़ा सा प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद।